स्टूडेंट्स, हमने क्लासिफिकेशन कर ली थी जिसमें आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताई थी विटेकर की, RH विटेकर की। ठीक है, उसने 5 किंगडम बनाए थे जिसमें सबसे पहला किंगडम कौन सा था? मोनेरा। राइट, तो आज हम मोनेरा किंगडम करेंगे। मोनेरा किंगडम में आपको क्या कहा था मैंने कि किन किन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है इसमें, जो भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो तरह के होते हैं, जिसमें कि डिफरेंसेस जो हैं वो आपको आगे जाकर आएंगे। तो अभी फ़िलहाल सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा होता है जिसमें कि प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये एक बैक्टीरियल सेल है, तो यहाँ इसने ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, उसके बाहर सेल वॉल है, अंदर न्यूक्लियस नहीं है प्रॉपर। ठीक है, न्यूक्लियस का मतलब है एक यहाँ पर भी एक कवर होना चाहिए था ना जिसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, वो नहीं है। ठीक है, यानी कि जो आपका क्रोमोसोम्स हैं दे आर नॉट कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन। अगर कवर्ड होते तो हम कहते हैं कि ये प्रॉपर न्यूक्लियस है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए हम इसको न्यूक्लियस भी नहीं कहते हैं, हम इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। बस ये एक मेन डिफरेंस है जो आपने याद रखना है। तो इस तरह के जितने भी सेल्स होते हैं जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है उनको प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर जिन भी ऑर्गेनिजम्स का होता है उन सब को किंगडम मोनेरा में रखा गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपने जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वो, और क्वेश्चन अगर आता भी है तो क्या आता है कि गिव द जनरल फीचर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। सो दीज आर द जनरल फीचर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, जो कि आपने 4 या 5 पॉइंट्स इसमें से छांट के, थोड़ा इनको आप अपनी लैंग्वेज में सिंपल करके भी लिख सकते हो। सबसे पहला पॉइंट आएगा कि दे आर सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव, है ना, यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स। इस किंगडम में किनको रखा गया है? जो सबसे सिंपल हैं, सबसे पुराने हैं और यूनिसेल्यूलर हैं और प्रोकैरियोटिक हैं। ठीक है, इनका सेल प्रोकैरियोटिक टाइप का है, यानी कि उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, और ये सभी के सभी कैसे होते हैं? यूनिसेल्यूलर, एक सेल वाले ही होते हैं ये। ठीक है, सेकेंडली इनकी सेल वॉल में आपको क्या मिलेगा? या तो पेप्टाइडोग्लाइकैन या म्यूरिन, है ना। सेल्यूलोज नहीं होता है जैसा कि प्लांट्स की सेल वॉल में होता है ना, तो यहाँ इनमें सेल वॉल तो होगी लेकिन उसमें सेल्यूलोज नहीं होता है। देन न्यूट्रिशन की बात करें तो इस किंगडम में जिनको भी रखा गया है वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? वो पैरासिटिक भी हो सकते हैं, सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद अपना फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, है ना। अलग अलग तरीके हैं न्यूट्रिशन के। नेक्स्ट इज़ कि डीएनए इनका नेकेड होता है, वही बात अभी आपको जो बताई मैंने, है ना। डीएनए या क्रोमोसोम जो है इनका वो नेकेड है, यानी उसके बाहर कोई कवरिंग नहीं है, और उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं या फॉल्स न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, फिर इनमें फ्लैजिला अगर हों तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। रिप्रोडक्शन के तरीके जनरली इनमें एसेक्सुअल तरीके ही होते हैं, और इनमें से कुछ जो हैं दे कैन फिक्स नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये जनरल फीचर्स आएंगे मोनेरा की। इसमें से जैसे मैं आपको कह रही हूँ 4 या 5 पॉइंट्स आपने बनाने हैं। और अब आते हैं कि इस किंगडम में किस किस को रखा गया है। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं हमने कहा उनको रखा गया है, तो वो कौन है? मैंने आपको एक ये पहले आपको ये क्लिक करके भेजा भी था। किंगडम मोनेरा में जितने भी रखे गए हैं ऑर्गेनिज्म वो सब प्रोकैरियोट्स हैं। तो उसमें कौन कौन आ जाते हैं? 4 पढ़ने हमने। एक बैक्टीरिया, दूसरे आर्की बैक्टीरिया, तीसरे साइनोबैक्टीरिया और चौथा है माइकोप्लाज्मा। बेसिकली ये सब बैक्टीरिया ही हैं, लेकिन एक ट्रू बैक्टीरिया है। आर्की बैक्टीरिया मतलब बहुत पुराने समय वाले, साइनोबैक्टीरिया का मतलब है ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, और चौथे हैं माइकोप्लाज्मा। इन चारों को इस किंगडम में रखा गया है। तो इनमें से सबसे ज़रूरी तो ऑफ कोर्स कौन है? बैक्टीरिया सबसे ज़रूरी हैं। तो पहले हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लेंगे। नाउ बैक्टीरिया के भी जनरल फीचर्स अगर आप चाहें तो यहाँ आपको मिल जाएंगे, है ना। बैक्टीरिया हर तरह के हैबिटेट्स, मतलब कहीं भी मिल जाते हैं वो। गर्म से ये देखिए, है ना, 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी मिल जाते हैं, -190 डिग्री सेल्सियस पे भी मिल जाते हैं। प्रोकैरियोटिक तो हैं ही, यूनिसेल्यूलर भी हैं, ये हमने पहले ही बोल दिया है। इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकैन होते हैं, और ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। वही मैंने कहा ना, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है इनमें। और इनमें बैक्टीरिया में ये देखा गया है कि मेन क्रोमोसोम के अलावा
भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डीएनए होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मिड। अगर आप इस पॉइंट को याद रख सकें तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मेन क्रोमोसोम तो होगा ही, उसके अलावा एक डीएनए का और सेगमेंट होता है जिसको कि क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। अगर आपने ये वाली मैंने डायग्राम आपको भेजी थी, है ना, इसमें आप देख रहे हो ये वाला, दिस इज़ द मेन क्रोमोसोम। ये जो पड़ा हुआ है ऐसे फोल्डेड, ये इसका मेन क्रोमोसोम है। और इसके बाहर, जैसा मैं आपको कह रही हूँ, कोई कवरिंग नहीं होती है, तो इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। लेकिन इस मेन क्रोमोसोम के अलावा भी, अब इस डायग्राम में तो नहीं दिखाया इसने, लेकिन आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक और आप गोल सा डीएनए बना दो, एंड दैट इज़ द प्लाज्मिड। मेन क्रोमोसोम के अलावा होता है ये, तभी इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बोल रहे हैं ना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, इट इज़ नोन एज प्लाज्मिड। बाकी इसमें किसी भी तरह की कोई ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या इस तरह से कोई भी ऑर्गेनेलीज इन सेल्स के अंदर नहीं होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है ये, एक तो इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता और दूसरा इनमें ये सारी ऑर्गेनेलीज भी नहीं होती हैं, ठीक है। देन जो मेन एक बार क्वेश्चन आया है बैक्टीरिया से, वो आया है इसकी शेप को लेकर। तो बैक्टीरिया मेनली आप इसकी 4 शेप्स बताएंगे, ठीक है। कोकस मतलब गोल शेप वाले, बेसिलस मतलब इस तरह के रॉड शेप वाले, स्पाइरलम मतलब ये स्पाइरल सा स्ट्रक्चर है, और विब्रियो का मतलब होता है ऐसे कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये 4 शेप्स हैं जो कि एक बार क्वेश्चन आया, इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनके चारों के नाम आपको आने चाहिए, बाकी बुक्स में तो बहुत डिटेल में है, ठीक है। अब जैसे गोल हैं और अकेले अकेले हैं तो मोनोकोकस, 2-2 के जोड़े में है तो डिप्लोकोकस, 4 के उसमें है तो टेट्राकोकस, है ना, एक लाइन में है तो स्ट्रेप्टोकोकस। कोकस लगा है तो मीन्स दे आर राउंड इन शेप। बेसिलस का मतलब है दे आर लाइक दिस रॉड शेप्ड, जैसे लेक्टोबैसिलस आप पढ़ते हो दही में होता है जो, उसकी ऐसी शेप होती है, ठीक है। और स्पाइरलम तो है ही स्पाइरल शेप्ड, विब्रियो कैसा है, कॉमा शेप्ड। ये 4 शेप्स आपने याद रखनी है और जस्ट एक एक लाइन के बारे में आप लिख सकते हैं। फिर आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियल सेल जो है, यहाँ तो बहुत ही इसने इस बुक में बहुत ही सिंपल डायग्राम बना रखी है, लेकिन थोड़ी सी इलेबोरेट ये वाली आपने ज़रूर बनानी है कॉपीज़ में, और एग्ज़ाम में भी आती है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको इस तरह की डायग्राम होनी चाहिए जिसमें सब कुछ दिख रहा है ना। अंदर इसके क्रोमोसोम जो है उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, फ्लैजिला, है ना, और इसके अलावा प्लाज्मिड हो गया, आरएनए भी कहीं कहीं होगा। और एक चीज़ आपको बता दें कि इसमें हमने कहा ना कि कोई भी ऑर्गेनेली नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडी, इस तरह की कोई भी ऑर्गेनेली आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ एक मिलेगी, और वो कौन सी है, राइबोसोम, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनमें सिर्फ एक ही ऑर्गेनेली मिलती है, वो है राइबोसोम, उसके अलावा और कोई भी ऑर्गेनेली इनमें नहीं होती है। तो ये डायग्राम भी ज़रूरी है। और अगर थोड़ा सा इसका ये देख लें कि किसने डिस्कवर किए थे बैक्टीरिया, तो वो आप शायद जानते ही होंगे, एंटन वेन ल्यूनहुक ने डिस्कवर किए थे, और लुई पाश्चर ने बैक्टीरियोलॉजी के फील्ड में काफ़ी काम किया था। सो ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। लुई पाश्चर जो है उसको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। तो इसकी डायग्राम होगी बैक्टीरिया की, वो इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आता है कि उसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है बैक्टीरिया में, है ना, वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं। तो उसके लिए मेनली इसको 2 उसमें बांटा है। एक तो वो बैक्टीरिया हैं जो खुद बनाते हैं अपना, है ना, ऑटोट्रॉफिक, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो ऐसे ही बैक्टीरिया भी, कुछ एक बैक्टीरिया जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक हैं और कुछ जो हैं वो हिट्रोट्रॉफिक हैं, यानी कि वो खुद नहीं बना सकते अपना खाना, वो दूसरों पे डिपेंडेंट है। अब जो खुद बनाते हैं यानी कि ऑटोट्रॉफिक, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, कहीं पे भी ये वर्ड आएगा तो आपने ये देखना है ना, सेल्फ मतलब खुद, ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी कि अपना न्यूट्रिशन खुद लेने में सक्षम होते हैं, या हम कहें खुद अपना खाना बनाते हैं। अब बात आती है कि खुद अगर बनाते हैं तो या तो वो लाइट एनर्जी की मदद से बनाएंगे, यानी कि फोटो, है ना, फोटो का मतलब होता है लाइट, या फिर वो केमिकल एनर्जी यूज़ करेंगे, कीमो,
तो अगर लाइट एनर्जी यूज़ कर रहे हैं तो उनको कहेंगे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, अगर वो केमिकल एनर्जी यूज़ करते हैं तो दे आर कॉल्ड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर एक एक एग्जांपल ज़्यादा से ज़्यादा आप इनका लिख सकते हो, लेकिन वो भी ज़रूरी नहीं है। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जो बैक्टीरिया खुद अपना खाना बनाते हैं वो या तो लाइट एनर्जी यूज़ करते हैं या फिर वो केमिकल एनर्जी यूज़ करते हैं। दूसरी तरफ जो हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, हिट्रो मीन्स दूसरों पे जो डिपेंडेंट है, ठीक है, खुद वो नहीं बना सकते हैं, तो दूसरों पे डिपेंडेंट हैं, तो फिर उसमें भी फर्दर आगे फिर 3 कैटेगरीज हैं। एक वो हैं जो कहाँ से लेते हैं अपना खाना, डेड डिकेइंग बॉडीज से, ठीक है, सड़ी गली चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे कि फंजाई लेता है ना, या मशरूम्स वगैरह लेते हैं। तो उसी तरह से कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे हैं जो कि डेड डिकेइंग मटेरियल से अपना नरिशमेंट लेते हैं, उनको डिकम्पोजर्स भी कह सकते हो आप, या उनके लिए जो वर्ड है वो है सेप्रोफाइट्स या सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। दूसरे कौन से होंगे, जो पैरासाइट्स की तरह रहते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो किसी दूसरे लिविंग होस्ट के ऊपर रहेंगे। इसमें आपको फ़र्क पता होना चाहिए, यहाँ वो डेड प्लांट्स एनिमल्स के ऊपर रह रहा है, यहाँ पे वो किसी लिविंग होस्ट, परजीवी जिनको आप कहते थे पैरासाइट्स, ठीक है। और मोस्टली जैसे कि हमारी बॉडी में भी बहुत से बैक्टीरिया हैं जो पैरासाइट्स के तौर पर रहते हैं और साथ ही साथ डिजीज़ भी कॉज करते हैं, ठीक है। तो अगर वो डिजीज़ भी कॉज करते हैं तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। एक एग्जांपल इसने दिया है, टाइफाइड जो कॉज करता है उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, लेकिन एग्जांपल फ़िलहाल आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तीसरा तरीका फिर क्या हो सकता है, ना तो वो डेड डिकेइंग से लेता है, ना ही वो किसी लिविंग होस्ट को हार्म करता है, बल्कि कैसे रहता है, म्यूचुअल बेनिफिशियल एसोसिएशन में, ठीक है। यानी कि इसके एग्जांपल से आपको समझ आएगा, जैसे राइजोबियम है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और कहाँ रहता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में। लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, जो फलीदार पौधे होते हैं, दालें वगैरह हैं, जैसे जितनी भी मटर चने वगैरह, उनकी जड़ों में ये रहता है, ये बैक्टीरिया राइजोबियम, है ना। और क्या करता है ये, प्लांट्स के लिए, जो इसका होस्ट है प्लांट, उसके लिए नाइट्रोजन फिक्स करके देता है, उसको कोई हानि नहीं पहुंचाता बल्कि उसको फ़ायदा ही देता है, और बदले में इसको क्या मिलता है, इसको रहने के लिए जगह मिल जाती है और न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो इस तरह की एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं, जिसमें दोनों को बेनिफिट हो, म्यूचुअल बेनिफिशियल, है ना। 2 पार्टनर्स हैं, इस केस में 2 पार्टनर कौन है, एक राइजोबियम है, दूसरा वो लेग्यूमिनस प्लांट है, तो दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा हो रहा है। इस तरह के एसोसिएशन को बोलते हैं सिम्बायोसिस, ठीक है। तो ये कुछ बैक्टीरिया इस तरह से भी रहते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई न्यूट्रिशन की बात। अगेन इसको आपने जस्ट एक एक लाइन में शॉर्ट कर लेना है। देन वी कम टू रिप्रोडक्शन। अब बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन आपको पता है, यानी कि अपनी ही तरह के और प्रोड्यूस करना ऑर्गेनिजम्स। और रिप्रोडक्शन 2 तरह की होती है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका क्या है बैक्टीरिया में, या तो वो बाइनरी फिशन से डिवाइड करते हैं या फिर एंडोस्पोर फॉर्मेशन से। बाइनरी फिशन क्या हुआ, फिशन का मतलब होता है टूटना, और बाई मीन्स 2, ठीक है। तो जब एक बैक्टीरियल सेल जो है वो फर्दर 2 सेल्स में डिवाइड करता है या टूटता है, आप कह सकते हैं बाइनरी फिशन। जैसा कि यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये एक सेल है ना, बैक्टीरियल सेल, ये डिवाइड करेगा बाइनरी फिशन से। कैसे, धीरे धीरे पहले इसका क्रोमोसोम जो है, ये देखो 2 हिस्सों में, या हम कह लेते हैं उसकी कॉपी बन जाती है एक, है ना। तो ये डिवाइड करता है पहले, और फिर धीरे धीरे जो सेल है वो डिवाइड करता है, और अल्टीमेटली 2 सेल बन जाते हैं। ये था पेरेंट सेल बोलते हैं इसको, जहाँ से शुरुआत हुई डिवीजन की, और धीरे धीरे जो है 2 सेल बन गए, इनको डॉटर सेल्स बोलते हैं। तो एक सेल 2 सेल में डिवाइड करता है, दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। ये डिवीजन का तरीका भी है इसमें, और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन का भी, क्योंकि इसने 2 बना दिए ना अपनी ही तरह के, तो इसको रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। या तो बाइनरी फिशन से डिवाइड करता है, या फिर
दूसरा तरीका है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, एंडोस्पोर्स जो हैं ये कब बनते हैं, जब कंडीशंस बहुत ख़राब हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस जब अच्छी ना हो, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस तरह से अपने आसपास एक वॉल क्रिएट कर लेंगे और उसके अंदर तब तक रहेंगे जब तक कि कंडीशंस ठीक ना हो जाए। एंडोस्पोर, एंडो मीन्स अंदर, ठीक है, और जब कंडीशंस क्लियर होती हैं तो ये देखिए एंडोस्पोर में से ये न्यू बैक्टीरियम जो है ये बाहर आ जाता है। तो ये तो हुए दो तरीके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, इनमें से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है बैक्टीरिया में, उसके लिए आपको ये बता दें कि इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इनमें से कौन मेल है कौन फीमेल है ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें सिर्फ क्या होता है कि दो बैक्टीरिया हैं, उनके बीच में उनका जो क्रोमोसोम है वो एक्सचेंज होता है, एक का दूसरे में एंटर होता है, तो इसीलिए इसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। राइट, दिस इज एक्चुअली नोन एज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि इसमें दो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होंगे और दोनों का जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहीं ना कहीं मिक्स होता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और इसके अब आगे तीन तरीके हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड थर्ड इज ट्रांसडक्शन। ठीक है, तो ये तीन तरीके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इनको भी अगेन आपने ज़्यादा डिटेल में नहीं, एक एक लाइन में इसको कर लेना है। कॉन्जुगेशन में क्या होगा, देखो इसमें CON, इसी से याद रखना, कॉन्टैक्ट, यानी कि यहाँ पर जो दो सेल होते हैं वो कॉन्टैक्ट में आते हैं, एक बैक्टीरियल सेल दूसरा, और इनके बीच में एक ब्रिज बन जाता है, जिस ब्रिज के थ्रू इस सेल का जेनेटिक मटेरियल दूसरे सेल में चला जाएगा। ठीक है, तो जिसने अपना मटेरियल दिया उसको मेल कह देते हैं और जिस सेल में वो गया उसको फीमेल सेल कह देते हैं। राइट, और इस तरह से इनके क्रोमोसोम्स जो है वो मिक्स होते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन, जिसमें कि ये कॉन्टैक्ट में आते हैं। यहाँ इस डायग्राम में आप इसको थोड़ा देख सकते हो, लेकिन जैसे मैंने कहा इतनी डिटेल में ज़रूरत नहीं है आपको। मान लीजिए ये दो सेल्स थे ना, ये देखिए इनमें एक ब्रिज बना बीच में, और इसका ये यहाँ से ब्रिज के थ्रू ये देखिए इसका एक थोड़ा सा हिस्सा क्रोमोसोम मटेरियल इसमें जा रहा है। ठीक है ना, सो दिस इज कॉन्जुगेशन, जिसमें दो सेल कॉन्टैक्ट में आते हैं। बाकी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, इसमें कॉन्टैक्ट में आने की ज़रूरत नहीं है सेल्स को। ठीक है, तो फिर क्रोमोसोम एक सेल से दूसरे में कैसे जाता है, थ्रू सम लिक्विड मीडियम। राइट, जैसे किसी लिक्विड सॉल्यूशन में वो बैक्टीरिया हैं, तो उस मीडियम के थ्रू एक का मटेरियल दूसरे में चला जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और तीसरा तरीका है ट्रांसडक्शन। इसमें एक सेल से दूसरे सेल में कैसे जाएगा जेनेटिक मटेरियल, थ्रू वायरसेस, यानी कि वायरस ये काम करेंगे, एक सेल का मटेरियल उठाकर दूसरे सेल में डाल देते हैं। इनफैक्ट ऐसे वायरसेस को क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेजेस, ये भी अगर याद रख सको आप। ठीक है, बैक्टीरियोफेजेस क्या हैं, बैक्टीरिया नहीं है, ये वायरस हैं। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, एक को अटैक किया, उसका मटेरियल उठा के फिर दूसरे सेल को अटैक किया तो वहाँ डाल दिया। ठीक है, जैसे मस्कीटो करता है ना, एक आदमी की बॉडी से मलेरियल पैरासाइट को, प्लाज्मोडियम को उठाता है और दूसरे में जब दूसरे को काटता है तो उसमें चला जाता है। वैसे यहाँ पर जो वायरस है एक बैक्टीरिया को अटैक करता है, उसका जेनेटिक मटेरियल उठाता है, फिर जब वो दूसरे बैक्टीरिया को अटैक करता है तो वहाँ ट्रांसफ़र कर देता है। सो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसडक्शन। तो ये तीन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेशन में दोनों सेल कॉन्टैक्ट में आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में वो कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे, लेकिन कैसे जाता है जेनेटिक मटेरियल, लिक्विड मीडियम के थ्रू। ट्रांसडक्शन में भी वो कांटेक्ट में नहीं आते हैं और मटेरियल कैसे जाता है, थ्रू वायरसेस। देन वी कम टू यूजेस ऑफ बैक्टीरिया। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको यूजेस के तौर पे भी पूछ लेते हैं, या फिर व्हाट इज़ द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, ऐसे भी आता है क्वेश्चन। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस का मतलब वही है, अगर इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस पूछते हैं तो आप उसमें दोनों लिखोगे, फिर हार्मफुल एक्टिविटीज़ भी बैक्टीरिया की और यूज़फुल एक्टिविटीज़ भी, दोनों।
तो इसमें मैंने आपको ये भी क्लिक करके भेजे थे, और इसमें समझाने का तो ज़्यादा कुछ है नहीं, ये पॉइंट्स जस्ट आपने इनको शॉर्ट कर लेना है ना। जैसे मान लो शुरू शुरू की लाइन उठा के लिख ली सिर्फ। अब जैसे यूज़फुल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं बैक्टीरिया की, कि वो नेचुरल स्कैवेंजर्स हैं। जितनी सड़ी गली डेड बॉडीज़ हैं उनको डिकम्पोज करते हैं ना बैक्टीरिया। दूसरा, यहाँ से आप ले सकते हो नाइट्रोजन साइकिल, है ना, या नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। देन नाइट्रोजन फिक्सेशन का एग्जांपल अभी आपको राइजोबियम बताया था, जो लेग्यूमिनस रूट्स में रहता है। उसके बाद फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए भी इनको यूज़ करते हैं। कुछ बैक्टीरिया हैं जिनको हम जूट बनाने के लिए और कोकोनट में से फाइबर्स निकालने के लिए वहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है। लेदर इंडस्ट्री में इनका यूज़ है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनसे क्या निकाली जाती हैं, एंटीबायोटिक्स, जो दवाइयाँ हैं वो। तो ये इसके यूज़फुल पॉइंट्स हो जाएंगे। हार्मफुल में क्या आ जाएगा, हार्मफुल पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले डिजीज़ेज़ ही आती हैं ना दिमाग में, क्योंकि बहुत सी ऐसी डिजीज़ेज़ हैं विच आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, लाइक कॉलरा, अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर्स, टीबी या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़, ठीक है। तो बहुत सी डिजीज़ेज़ ये फैलाते हैं एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में और प्लांट्स में भी, ठीक है। प्लांट्स में भी ये बहुत सी डिजीज़ेज़ कॉज करते हैं, जैसे कि लेमन में सिट्रस कैंकर एक बीमारी है, या गाजर की बीमारी है एक, सॉफ्ट रॉट, है ना। तो ये सारी बैक्टीरिया फैलाते हैं। मैन में तो हमने ये देख ही लिए, कॉलरा वगैरह, टाइफाइड है, अल्सर है, टीबी है। इसके अलावा एनिमल्स में हॉर्स, कैटल, शीप, इनमें भी एंथ्रेक्स एक बीमारी होती है, तो वो भी बैक्टीरिया कॉज करता है। और फाइनली फूड पॉइजनिंग, ठीक है। फूड पॉइजनिंग कैसे होती है, जब खाना जो है जैसे पड़ा रहता है बाहर, उसमें बैक्टीरिया ये वाला अगर आ जाए तो वो पॉइजनस कर देता है उसको, और ऐसा खाना खा लें तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है ना। उस बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, जो फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। और इसीलिए फूड पॉइजनिंग को, इसका दूसरा नाम क्या है, बोटुलिज्म, ठीक है। बोटुलिज्म भी कहते हैं फूड पॉइजनिंग को, because it is caused by Clostridium botulinum. So this was all about bacteria.